Hello learners, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a very important chapter of class 12th ISC boards, that is our chapter 7 World War II. ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हाई वेटेड चैप्टर्स में आता है, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर हमको पता होना चाहिए इसका बैकग्राउंड, मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या हुआ था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे कि सिचुएशन ऐसी बनी कि दोबारा एक इतना डिवास्टेटिंग वॉर देखने को मिला. वर्ल्ड वॉर 2 होने के रीजंस क्या थे. सो बिफोर वी स्टार्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमको एक बार वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को जल्दी से रिकॉल कर लेना है. एज़ फार एज़ आई नो कि आप लोगों ने क्लास 11th में चैप्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पढ़ा ही होगा, लेकिन स्टिल हम उसको एक बार वापस से रिकॉल कर लेंगे जिससे हमें वर्ल्ड वॉर 2 अच्छे से क्लियर हो सके. So let's dive in the chapter. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 तक चलने वाला 4 ईयर का वॉर था. इसका ड्यूरेशन ये है. ये वॉर दो ग्रुप्स के बीच में हुआ, अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स. दो पावर्स बटी हुई थी, मतलब दो पार्ट में जो कंट्रीज़ थी, फाइटिंग कंट्रीज़, वो डिवाइडेड थी. तो अलाइड पावर्स की टीम में, मतलब अलाइड पावर्स में कौन आता था? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड इटली. इटली का थोड़ा सा जो सीन है वो अलग था. वो पहले सेंट्रल पावर्स जर्मनी के सपोर्ट में था, बाद में वो सीक्रेट ट्रीटी साइन करके अलाइड पावर्स की तरफ चला जाता है. और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर ये सब थे. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब होता है तो उसमें अलाइड पावर विक्टोरियस होते हैं, इनकी विक्ट्री होती है, लेकिन जो सेंट्रल पावर्स थे वो हार जाते हैं. और हारने के बाद जब पीस ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वर्साई एक ट्रीटी बनाई जाती है, उसके थ्रू ये जो कंट्रीज़ जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हार गई थी, जिनका काफ़ी लॉस हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिपरेशन अमाउंट इनको पे करने को बोला जाता है. इन सब कंट्रीज़ पे काफ़ी हार्श पनिशमेंट दिया जाता है. ट्रीटी ऑफ वर्साई के थ्रू ऐसा लिखा गया था कि जर्मनी और ये सब जो डिफीटेड कंट्रीज़ हैं, ये मिलिट्री नहीं रखेंगी खुद की, कुछ लिमिट तक रखेंगी, और इनकी बाउंड्रीज़ या टेरिटरीज़ जो हैं बहुत सारी ब्रिटेन और फ्रांस और जो विक्टोरियस कंट्री थी वो अपने कंट्रोल में ले ली थी. और जर्मनी के साथ काफ़ी ब्रुटल जो एट्रोसिटीज़ वाले जो हार्श ट्रीटी के टर्म्स होते हैं वो लगाए गए कि बहुत ज़्यादा बिलियंस में पैसा जर्मनी को एज अ रिपेरेशन अमाउंट पे करना होगा. मतलब वॉर जो हुआ वो अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स दोनों ने किया, लेकिन सफ़र सबसे ज़्यादा वॉर में किसको करना पड़ा? सेंट्रल पावर्स को. जिसके बाद ही अब जब ये वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ उसका रीज़न्स यही बनेगा. जितनी सफरिंग सेंट्रल पावर्स ने फेस की उसी का रीज़न ये बनता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड. क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी ये सब कंट्रीज़ को जब बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत इन लोग को लॉस होता है, तो इनके मन में भी रिवेंज लेने का जो था वो फीलिंग आ जाता है यहाँ के सिटीजन्स के मन में. और वो चाहती थी कि अलाइड पावर से अब हम रिवेंज लेंगे, या जो भी चीज़ें हैं हम अपनी लॉस्ट ग्लोरी को वापस से रिवाइव करेंगे. और इसमें हेल्प करते हैं जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर. जर्मनी के ग्लोरीफिकेशन का काम करते हैं एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी के बाद में डिक्टेटर भी बनते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने क्लास 11th में भी पढ़ी हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में डिटेल में, लेकिन अभी हम वर्ल्ड वॉर 2 को डिस्कस करेंगे. तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं. ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शॉर्ट में मैंने समरी प्रिपेयर की है, आप लोग इसको एक बार देख के ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में रिकॉल कर सकते हैं. लेकिन ये सारे पॉइंट्स वही जो मैंने आपको बताया. काफ़ी लॉस हुआ. मेनी एम्पायर्स लाइक जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरियन, ओटोमन एंड रशियन एम्पायर, ये सारे बड़े बड़े एम्पायर्स कोलैप्स हो गए वॉर के थ्रू. ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई. बहुत सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई बहुत कंट्री में, और यही सारी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, रिजल्ट था, इतना लॉस हुआ और सब कुछ हुआ, वो सभी रीज़न बनता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के स्टार्ट होने का. चलिए अब चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं. मैं आपको एकदम डिटेल में इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है. वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वॉर हुए. अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ जर्मनी, इटली एंड जापान. After the First World War, the League of Nations was formed with a passionate desire to end the war once for all, but United States of America refused to join the League. अब देखो, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होता है तो हमने 11th क्लास में भी ये बातें पढ़ी थी
कि एक लीग ऑफ नेशन करके एक पीसफुल बॉडी बनाई जाती है, ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिससे कि कभी भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कोई और वॉर ना हो, पीस बना रहे पूरे कंट्रीज़ में के बीच में, उसको मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लेकिन अब इस लीग ऑफ नेशन के फेलियर की वजह से ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन बना था कि पीस को प्रोटेक्ट करे, कोई कंट्री किसी पे अग्रेशन न करे, कुछ चीज़ों को बचाने के लिए, वापस से वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो, इनको देखने के लिए। लेकिन इस लीग ऑफ नेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जिनको ज्वाइन करना चाहिए था, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। इसी वजह से ये अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पाया लीग। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ थी भी मेंबर इस लीग ऑफ नेशन की, वो भी सपोर्ट नहीं की और कम टाइम में ही विड्रॉ कर दी अपना मेंबरशिप। तो इस वजह से लीग जो था वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। जैसे यूएसए ने भी लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। 1925 लोकार्नो पैक्ट वॉज साइन बाय ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी एंड इटली। 1925 में एक पैक्ट साइन होता है इन कंट्रीज़ के बीच में, जिसका नाम था लोकार्नो पैक्ट। इस पैक्ट के थ्रू क्या था, जर्मनी ने अपने जो भी ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो भी बातें लिखी गई थी जर्मनी को लेके, कि जर्मनी के फ्रंटियर्स मतलब जर्मनी की टेरिटरीज़, जर्मनी की बाउंड्रीज़ कहाँ तक लिमिटेड रहेंगी, और जो भी विक्टोरियस कंट्री, इन सब कंट्रीज़ ने जो भी हार्श ट्रीटीज़ लगाई थी जर्मनी के ऊपर, जर्मनी ने उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था। जर्मनी लीग ऑफ नेशन का मेंबर भी बन जाता है 1926 में, विद अ परमानेंट सीट ऑन इट्स काउंसिल, और परमानेंट काउंसिल में सीट भी पा जाता है जर्मनी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ कर्स फॉर जर्मनी। जैसा कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले भी पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। एक अभिशाप की तरह था जर्मनी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उसी के ऊपर बहुत हार्श जो थे पॉइंट्स लगाए गए, ट्रीटी की जितनी भी चीज़ें थी सब जर्मनी के अगेंस्ट में ही थी। आफ्टर द डिफीट द केसर विलियम फ्लेड टू हॉलैंड। केसर विलियम कौन थे, जर्मनी के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे वहाँ के रूलर थे केसर विलियम। तो जब जर्मनी हार जाती है तो वो जो थे केसर विलियम, वो देश छोड़ के हॉलैंड भाग जाते हैं। जर्मनी एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है, क्योंकि ये केसर विलियम किंग थे वहाँ के। तो जब मोनार्की वहाँ पे चलती थी पहले, जब वो ख़त्म होती है तो अब एक जर्मनी एक रिपब्लिक नेशन बन जाता है, जिसका नाम होता है बाद में वियमर रिपब्लिक। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर वियमर रिपब्लिक की बात करें तो स्टार्टिंग से ही वियमर रिपब्लिक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वियमर रिपब्लिक फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वीक। जो वियमर रिपब्लिक था उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत वीक हो जाता है पॉलिटिकली भी। तो 1932 आते आते जो वियमर रिपब्लिक, मतलब जो जर्मनी एक रिपब्लिक कंट्री में चेंज हो चुका था, वो कोलैप्स हो गया। उसके बाद ये जो रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि कहीं का रूलर, जहाँ का रूलर जिस कंट्री का, एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट हो और प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू हो, वैसे कंट्री को रिपब्लिकन कंट्री कहते हैं, रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। तो जर्मनी में ऐसा रूल स्टैब्लिश होता है, वियमर रिपब्लिक बनता है, लेकिन वो कोलैप्स हो जाता है। तो उसके बाद अब वहाँ पे आते हैं एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर, जिसको हम कह सकते हैं अडोल्फ हिटलर। वो बहुत ही डिक्टेटर, मतलब वो डिक्टेटर ही थे जर्मनी के। तो उन्होंने कैसे, उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे और उन्होंने कैसे जर्मनी को ग्लोरीफाई करने के लिए वापस से क्या क्या चीज़ें की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड हिटलर एन ऑस्ट्रियन बाय बर्थ। हिटलर जो थे वो जर्मनी के नेटिव नहीं थे, वो ऑस्ट्रिया के थे बाय बर्थ। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रिया में। लेकिन बाद में वो जर्मनी जब आते हैं तो जर्मनी में एक नेशनल सोशलिस्ट या नाजी पार्टी फॉर्म करते हैं। वेरी सून ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन जर्मनी फॉर अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई। और बहुत जल्द ही जो हिटलर थे एज अ लीडर पॉपुलर होने लग जाते हैं जर्मनी में, क्योंकि उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वर्साई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसमें जर्मनी को काफ़ी सारे क्या बोल सकते हैं लगाए गए थे एलिगेशंस की, सारा वॉर का खर्चा भी जर्मनी को देना पड़ा था, उसकी काफ़ी टेरिटरीज़ भी ले ली गई थी। तो उन सारे हार्श ट्रीटीज़ के टर्म्स को अडोल्फ हिटलर ने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया कि हम इन ट्रीटी के जो टर्म्स है उसको नहीं फॉलो करेंगे। और जो जर्मनी के सिटीजन्स थे, जनता थी वहाँ की, वो भी परेशान थी इस हार्श ट्रीटी के टर्म्स से। तो वो भी हिटलर से काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाती है, क्योंकि सबको बहुत सफ़र करना पड़ रहा था।
ही ऑल्सो डिमांडेड दैट द ट्रीटी ऑफ वर्साई शुड बी डिनाउंस्ड इमीडिएटली। अब देखो सबसे स्ट्रॉन्ग उनका डिटर्मिनेशन क्या था अडोल्फ हिटलर का, कि वो चाहते थे ट्रीटी ऑफ वर्साई को तुरंत ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, त्याग देना चाहिए, और हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा उनका मोटिव था। ग्रेजुअली द नाजी पार्टी कैप्चर 230 सीट्स आउट ऑफ 608 इन 1932 इलेक्शन। ही वॉज अपॉइंटेड चांसलर एंड हिंडनबर्ग बिकेम द प्रेसिडेंट। The coalition government 1934 President Hindenburg died. Hitler made himself the president and chancellor. अब देखो जो हिटलर था, अडोल्फ हिटलर, वो खुद को कैसे डिक्टेटर बनाता है जर्मनी का। क्या चीज़ें हुई जब एक बार जर्मनी में 1932 का इलेक्शन होने का टाइम आया। 1932 में इलेक्शंस हुए जर्मनी में, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे जो थी उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन नाजी पार्टी जो कि हिटलर की पार्टी थी उसने 608 में से 230 सीट्स जो इलेक्शन में जीती। तो इतनी सीट्स जीतने की वजह से उनको चांसलर बना दिया गया, और हिंडनबर्ग एक पर्सन थे जिनको प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी गई। कोलिजन सरकार बनी। ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट हो जाती है, जब कोई पार्टी मेजॉरिटी में ना हो, तो जो पार्टी के पास थोड़ा ज़्यादा वोट होता है और मेजॉरिटी से कम होता है, उसके साथ 2-3 और पार्टी अलायंस कर ले, जुड़ जाए और कोलिजन बना ले, मतलब साथ में मिलके सरकार बना ले, उसी को कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। तो ऐसा गवर्नमेंट जर्मनी में भी बनता है और प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन 34 में जब हिंडनबर्ग की डेथ हो जाती है तो हिटलर खुद से ही खुद को डिक्लेयर कर देता है प्रेसिडेंट, ऐसे ही बस बोल के अनाउंस करके कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, और वहाँ का चांसलर और प्रेसिडेंट दोनों ही हिटलर खुद बन जाता है। और इसी तरीके से फिर वो जर्मनी का डिक्टेटर भी बन जाता है। डिक्टेटर क्यों? क्योंकि बाद में जो वो स्टेप्स लेंगे वो डिक्टेटरशिप को शो करेगा। डिक्टेटरशिप के बारे में हमने क्लास 12th की पॉलिटिक्स में चैप्टर 2 में आई गेस मैंने बताया है। मेन एम ऑफ हिटलर वॉज टू मेक जर्मनी वॉज अ ग्रेट पावर अगेन। अब हिटलर का मेन एम क्या था कि हमें जर्मनी की जो इज़्ज़त खोई है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, जितना इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, उसको वापस लेना है, जर्मनी को बड़ा पावरफुल कंट्री वापस से बनाना है। और वो इस फॉरेन पॉलिसी को अचीव करने के लिए अग्रेसिव स्टेप्स उठाना चाहते थे, पीसफुल नहीं कि कोई पीस ट्रीटी के थ्रू नहीं, अब डायरेक्ट हम अग्रेशन करेंगे। उनके क्या क्या गोल्स थे, हिटलर के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो पहला एम था कि हेटेड वर्साई सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय करना है। वर्साई सेटलमेंट मतलब वर्साई जो जगह है फ्रांस का, वहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई है उनके टर्म्स को डिस्ट्रॉय करना है, डिनाउंस करना है, मतलब हम ट्रीटी ऑफ वर्साई को फॉलो नहीं करेंगे। पहला ये उनका मोटिव था। आर्मी बिल्डअप करनी है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई में ये भी था कि जर्मनी आर्मी नहीं रख सकता है 10,000 के ऊपर। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि जर्मनी में फिर से आर्मी इस्टेब्लिश करनी है देश को बचाने के लिए। और लॉस्ट टेरिटरीज़, जो भी जर्मनी की लॉस्ट टेरिटरीज़ हैं उनको वापस लाना है। सारेन, पॉलिश कॉरिडोर एक्सेट्रा, जो टेरिटरीज़ पहले जर्मनी की हुआ करती थी, उन सबको हमें वापस से कैप्चर करना है। ब्रिंग ऑल जर्मन इनसाइड द रीच, मतलब जितने भी जर्मन्स हैं उनको रीच के अंडर में लाना। रीच क्या था? जर्मनी के ही पार्लियामेंट को रीच स्टैग कहते थे। ठीक है, रीच स्टैग या रीच स्टैड। तो इसीलिए यहाँ पे उसी की बात की गई है कि सारे जर्मन्स को जर्मनी के कंट्रोल में लाना है। जितने भी जर्मन पीपल डिवाइड हो चुके हैं, दूसरे टेरिटरीज़ के पावरफुल कंट्रीज़ के अंडर में चले गए हैं, उनको हम वापस से कैप्चर करेंगे। उनका ये भी गोल था कि हम मतलब जर्मनी का, हिटलर का ये भी गोल था कि सबसे पहले ऑस्ट्रिया को एनेक्स करेंगे। ऑस्ट्रिया भी जर्मनी का पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलायंस में था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के सपोर्ट में था। जर्मनी ने वॉर में इन्वॉल्व होने का स्टेप ही ऑस्ट्रिया के फेवर में लिया था। तो ऑस्ट्रिया को वापस से लेना है, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड जैसी जो टेरिटरीज़ हैं उनको भी कैप्चर करना है। और क्योंकि यहाँ पे इन सब जर्मन टेरिटरीज़ में बहुत सारे लोग जर्मनी के रहा करते थे, तो वो चाहते थे कि जितनी हमारी टेरिटरीज़ हमने लॉस्ट की है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो सब हम वापस लेंगे। ऐसा हिटलर का ये सब ऑब्जेक्टिव्स था। बॉयकॉट ऑफ द डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस, सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं हिटलर अपने एग्रेसिव पॉलिसी के थ्रू कि डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस।
कि मतलब डिसआर्मामेंट मतलब कोई भी जो नेशन है, कोई भी जो देश है, वो हथियार नहीं रखेगा अग्रेशन के लिए, किसी पे अटैक करने के लिए हथियारों का यूज़ नहीं करेगा। ऐसा एक कॉन्फ्रेंस बैठाता है, लीग ऑफ नेशन कॉन्फ्रेंस बुलाता है 1932 में। लीग ऑफ नेशन कौन है? वही पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन जिसको पीस इस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एंड में बनाया गया था। तो जब यहाँ पे ये होता है तो हिटलर इसका बॉयकॉट करते हैं। हिटलर को ऐसा लगता है कि जब तक जर्मनी लीग ऑफ नेशन का मेंबर बना रहेगा तब तक वो अपने फॉरेन पॉलिसी को अचीव नहीं कर पाएगा, तब तक उसको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए 1932 में जब वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस होता है जेनेवा में, तो उसको वो डिनाउंस कर देते हैं। 61 स्टेट्स इसमें गए थे। जर्मनी ने भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, लेकिन बॉयकॉट कर दिया बाद में, मतलब उसके रूल्स को, उसके क्लॉजेस को एक्सेप्ट नहीं किया हिटलर ने। जापान भी लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ कर गया। तो मैंने बताया था आपको कि लीग ऑफ नेशन से धीरे धीरे जो पावरफुल नेशंस थे वो ही विड्रॉ कर जाएंगे। तो पीस को प्रोटेक्ट कौन करेगा? जर्मनी ऑल्सो विड्रू। जर्मनी भी डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस से एंड लीग ऑफ नेशन से भी निकल जाता है 1933 में अक्टूबर में। और इसके विड्रॉवल का रीज़न वो क्या देते हैं अडोल्फ हिटलर, कि हम लीग ऑफ नेशन से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि जो फ्रांस जो है वो इक्वालिटी ऑफ आर्मामेंट्स विद जर्मनी पर नहीं एग्री कर रहा। मतलब कि जो फ्रांस है, जितना हथियार जर्मनी रखेगा या जो चीज़ें आर्मी के रूल्स के रिगार्डिंग जो भी बातें जर्मनी पे इम्पोज की जा रही हैं वो फ्रांस को भी फॉलो करना चाहिए। और फ्रांस ऐसा नहीं कर रहा है, हमारे साथ समानता नहीं रख रहा है, इस वजह से हम लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हुए हैं वो सब हमारे अगेंस्ट में हो रही हैं। हैंसफोर्थ हिटलर स्टार्टेड टू इग्नोर दोज क्लॉजेस। तो तभी से जब वो लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ कर गया, तभी से हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साई के सारे क्लॉसेस को भी रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके वजह से उनके आर्मी की स्ट्रेंथ जो थी वो काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो रही थी, रुक रही थी। आर्मी वो अपना डेवलप नहीं कर पा रहे थे ऐसे ट्रीटी ऑफ वर्साई के टर्म्स के वजह से, इसलिए उसको भी डिनाउंस करना शुरू कर दिया हिटलर ने। जर्मन पॉलिश पैक्ट ऑफ 1934। अब दूसरा स्टेप क्या लिया? नेक्स्ट हिटलर साइंड 10-year नॉन अग्रेशन पैक्ट विद पोलैंड in January 1934. Some German territories like Danzig, Posen, Silesia and others were handed over to the Poland by Treaty of Versailles. Hitler on the other hand wanted to include all Germans. मतलब अब नेक्स्ट स्टेप था कि अब पोलैंड के साथ कैसे ट्रीटी करनी है। पोलैंड जो है जर्मनी का नेबरिंग कंट्री था। तो हिटलर ने 10-year नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया पोलैंड के साथ, ठीक है, जनवरी 1934 को 10 साल के लिए नॉन अग्रेशन पैक्ट, मतलब कि ना ही पोलैंड हमला करेगा 10 साल तक कभी भी जर्मनी पे, किसी भी रीज़न, चाहे जो भी सिचुएशन हो, पोलैंड कभी अटैक नहीं करेगा और जर्मनी भी कभी पोलैंड पे अटैक नहीं करेगा। और कुछ जर्मन टेरिटरीज़ जैसे डांजिंग, पोसन, सिलेसिया, ये सब भी पोलैंड को दे दी जाएगी ट्रीटी ऑफ वर्साई में जैसा लिखा गया है। तो ये ये पैक्ट दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन होता है। हिटलर का रियल मोटिव क्या था अगर बात करें इस पैक्ट से, तो हिटलर चाहते थे कि जितने भी जर्मन्स हैं पोलैंड में, तो हिटलर उन सभी जर्मन्स को पोलैंड में जो रहने वाले जर्मन्स थे उनको अपने स्टेट में मिलाने का सोच रहे थे। तो जिस वजह से पोलैंड के जो लोग थे वो अडोल्फ हिटलर की राइस पावर में आने से डर रहे थे कि कहीं हिटलर अटैक ना कर दे पोलैंड पे। लेकिन इन सब के अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसको किसी की को भी उम्मीद नहीं थी पोलैंड के लोगों को, उसका उल्टा किया हिटलर ने। पोलैंड के साथ पीस ट्रीटी जैसा साइन कर लिया कि 10-year नॉन अग्रेशन पैक्ट, 10 साल तक हम एक दूसरे पे अग्रेशन नहीं करेंगे। और ये पैक्ट साइन होता है 26 जनवरी 34 को। तो फैक्चुअल डाटाज आपको याद रखने हैं हमेशा। दिस पैक्ट दस मेड पोलैंड अ न्यूट्रल बफर स्टेट बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। इसके वजह से क्या होता है, पोलैंड जो था जर्मनी का, यहाँ पे एक क्लेवर माइंडसेट भी था अडोल्फ हिटलर का, कि जो पोलैंड है वो न्यूट्रल बफर स्टेट की तरह काम करेगा। अगर पोलैंड से हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी तो अगर कभी रशिया पे जर्मनी को अटैक करना हुआ तो जर्मनी जो है पोलैंड के थ्रू, क्योंकि जर्मनी और रशिया के बीच में ही पोलैंड का रास्ता आता था, पोलैंड आता था, तो वहाँ से पोलैंड के मीडियम से वो रशिया तक अपने आर्मी या अपने इक्विपमेंट्स पहुँचा सकेगा आसानी से। तो ये प्लान भी था अडोल्फ हिटलर का कहीं ना कहीं। हैंसफोर्थ पोलैंड वुड बी लेस डिपेंडेंट ऑन फ्रांस फॉर हर सिक्योरिटी। और पोलैंड को क्या फ़ायदा हुआ कि पोलैंड
जो कि पहले फ्रांस पे काफ़ी डिपेंडेंट था अपनी सिक्योरिटी के लिए, कि सुरक्षा के लिए। और पोलैंड को किससे खतरा था? जर्मनी से। अडोल्फ हिटलर के पावर में आने से उनको डर था कि कहीं हिटलर अटैक न कर दे अपने जर्मन पीपल को, अपनी जर्मन टेरिटरीज़ को लेने के लिए। तो उस वजह से वो फ्रांस के साथ अलाइड थे पोलैंड। लेकिन जब जर्मनी ने उनके साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया, तो पोलैंड को ऐसा फील हुआ कि अब उनको फ्रांस की सिक्योरिटी की और उन पर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही कंट्री के लिए बेनिफिशियल था, जर्मनी के को भी प्रॉफिट हुआ, पोलैंड को भी। बट द रियल मोटिव ऑफ हिटलर वॉज टू वीकन द डिफेंस मेजर्स ऑफ फ्रांस बाय सेपरेटिंग पोलैंड फ्रॉम फ्रांस। और लेकिन अगर इसके पीछे का एक रियल मोटिव बात करें, हिटलर का और क्या इंटेंशन था ये पैक्ट साइन करने के पीछे का, तो वो ये था कि फ्रांस वही जो अलाइड पावर्स की तरफ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और विक्टोरियस कंट्री था, उसी की बात हो रही है। तो फ्रांस की डिफेंस मेजर को, मतलब फ्रांस की आर्मी को, फ्रांस के आर्म स्ट्रेंथ को कैसे कमज़ोर किया जाए। पोलैंड को अगर हम फ्रांस से अलग कर देंगे तो पोलैंड की जो आर्मी है या पोलैंड के जो रूट्स हैं वहाँ से फ्रांस अपनी आर्मी नहीं भेज सकेगा, पोलैंड से सपोर्ट नहीं मिलेगा फ्रांस को, तो फ्रांस थोड़ा वीक हो जाएगा अगर जर्मन अटैक होता है तो। In the subsequent year, this became clear Hitler had no intention or desire to guarantee the frontiers of Poland. Britain took this step of Hitler as an evidence of his peaceful intention. This improved relation between France and Russia as they were worried by the apparent threat from Nazi Germany. अब जब पोलैंड और जर्मनी की फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है, उनके बीच में पैक्ट साइन हो जाता है, तो फ्रांस और रशिया भी आपस में रिलेशन सुधारते हैं, क्योंकि यहाँ पे रशिया को खतरा था, क्योंकि पोलैंड के थ्रू जो जर्मनी है वो रशिया पे अटैक कर सकता था। और फ्रांस को भी थोड़ा सा डर लग रहा था जर्मन अटैक का, क्योंकि जर्मनी अब और पावरफुल हो गया था, जिस वजह से दोनों आपस में खुद के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और खुद के फ्रांस और रशिया भी खुद में अलायंस करते हैं। Plebiscite in Saar in 1935. According to the Treaty of Versailles, the Saar region was detached from Germany. France then occupied Saar region and exploited the resource of the region for long 15 years. अब देखो, प्लेबिसाइट मतलब पब्लिक वोट, पॉपुलर वोट, जब पूरी जनता एक साथ वोट करती है किसी चीज़ के लिए तो उसी को प्लेबिसाइट कहते हैं। तो सार जो है, सार जर्मनी का एक टेरिटरी हुआ करता था पहले, जहाँ पे कोल माइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस था जर्मनी का, वो कोल की माइनिंग होती थी। तो वो क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज के पर्पज़ से बहुत अच्छा जो टेरिटरी था जर्मनी के लिए, प्रॉफिटेबल टेरिटरी था सार। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब एंड होता है तो फ्रांस क्योंकि विक्टोरियस कंट्री था, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साई में ये लिखा कि सार रीजन जो है वो जर्मनी से अलग कर दिया जाएगा और फ्रांस के कंट्रोल में चला जाएगा। सार रीजन 15 ईयर्स के 15 सालों के लिए फ्रांस के कंट्रोल में रहेगा सार वाला एरिया। और फ्रांस जो है 15 सालों तक फ्रांस ने वहाँ के रिसोर्सेज को 15 साल तक फ्रांस ने वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ किया, एक्सप्लॉइट किया, सार रीजन को काफ़ी अच्छे से पूरा यूटिलाइज़ किया, वहाँ के कोल माइन सब रिसोर्सेज को। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साई में लिखा था कि सार रीजन का जो फ्यूचर है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो तब डिसाइड होगा जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो सार रीजन में प्लेबिसाइट कराया जाएगा, मतलब पब्लिक वोट की जो जनता है वहाँ की सार रीजन की, वो कहाँ जाना चाहती है, वो फ्रांस के अंडर में ही रहना चाहती है या वो जर्मनी के साथ ज्वाइन करना चाहती है वापस से। तो जब प्लेबिसाइट होता है, नाजी सार रीजन में इंटरफेयर करते हैं, मतलब हिटलर की जो पार्टी थी, नाजी पार्टी के लोग थोड़ा वहाँ पे इंटरफेयर करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और अपने फेवर में, जर्मनी के फेवर में डिसीजन वहाँ पे तब लिया जाता है। जो पॉपुलर वोट होता है, लोग जर्मनी के फेवर में डालते हैं कि 90% वोट जो था वहाँ इस फेवर में आए कि हम जर्मनी के साथ रीयूनियन चाहते हैं, वापस से हम जर्मन टेरिटरी बनना चाहते हैं। तो इससे ये क्लियरली समझ में आता है कि नाजी प्रोपेगेंडा कितना स्ट्रॉन्ग था। नाजी प्रोपेगेंडा से क्या मतलब है कि जर्मनी में जो नाजी पार्टी थी, जो लीडर्स थे, उनका लोगों को भड़काने का तरीका या जो भी उनके आइडियोलॉजिकल लोगों को एनकरेज करने का तरीका कितना इफ़ेक्टिव था उस टाइम पे, इसको भी शो करता है ये। तो सार रीज़न पहला स्टेप था जर्मनी के एनेक्सेशन के अग्रेसिव पॉलिसी में का। जर्मनी ने सार रीजन को अपने ऑक्यूपाई कर लिया, ट्रीटी ऑफ वर्साई को डिनाउंस कर दिया, लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ कर लिया, डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस को भी रिजेक्ट कर दिया। ये कुछ स्टेप्स जर्मनी ने लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था जर्मनी का, वो हम देखेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है जर्मन इंटरवेंशन इन स्पेनिश सिविल वॉर। अब जर्मनी कैसे स्पेनिश सिविल वॉर में इंटरवीन करता है और उसके इंटरवेंशन का रीज़न क्या था। स्पेन में रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी। स्पेन जो कंट्री था वहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट मतलब कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी, जो कि अब कम्युनिज़म की तरफ मूव कर रही थी। कम्युनिज़म मतलब एक आइडियोलॉजी होती है जिसमें हम ज़्यादा चीज़ें ऐसा होता है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कम होता है, लोगों को ज़्यादा इक्वालिटी देने की बात की जाती है, वेलफेयर ऑफ द पीपल को सुपीरियर रखा जाता है। जनरल फ्रैंको देन ऑर्गेनाइज अ रिवॉल्ट टू सेव द कंट्री फ्रॉम द कम्युनिस्ट। तो उस टाइम पे जनरल फ्रैंको जो स्पेन के रूलर थे उन्होंने एक रिवॉल्ट ऑर्गेनाइज़ की जिससे कि कम्युनिस्टों से देश को बचाया जा सके। स्पेन में कम्युनिज़म वाली जो आइडियोलॉजी है वो इस्टेब्लिश ना हो, वहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो चला आ रहा है वही रहे। तो इसी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ जाता है। स्पेन में सिविल वॉर होने लग जाता है, लोग आपस में ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और वो वॉर होता है प्रो कम्युनिस्ट रिपब्लिकन गवर्नमेंट, जो लोग कम्युनिस्ट थे मतलब कम्युनिज़म को फॉलो करके रिपब्लिकन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करके रखना चाहते थे, कम्युनिज़म को स्टैब्लिश रखना चाहते थे। और कुछ थे जो प्रो फासिस्ट फ्रैंकोज आर्मी, जो जनरल फ्रैंको थे उनकी आर्मी के लोग थे, मतलब जो कम्युनिज़म को ख़त्म करना चाहते थे और एक तरफ कम्युनिज़म को जो बचाना चाहते थे। तो दो लोगों के बीच में ऐसे वहाँ पे सिविल वॉर दो ग्रुप्स में चल रहा था। सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज़ गिव देयर सपोर्ट फॉर द रिपब्लिकन गवर्नमेंट वाइल हिटलर मुसोलिनी टुक अप द कॉज ऑफ फ्रैंको। जितने भी देश थे बाकी कंट्रीज़, उन्होंने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जितनी भी थी उन सब ने रिपब्लिकन गवर्नमेंट को स्पेन में बनाए रखने के लिए सपोर्ट दिया। स्पेन को अपनी आर्मी के थ्रू या पैसे के थ्रू, जिस भी थ्रू सब ने हेल्प की स्पेन को कि वहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश रहे। लेकिन कुछ लोगों ने जैसे हिटलर और मुसोलिनी ने फ्रैंको को सपोर्ट किया। जो जनरल फ्रैंको डिमांड कर रहे थे फासिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की। फासिस्ट मतलब डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट, जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी के कंट्रीज़ में थी। तो वैसी टाइप की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की जनरल फ्रैंको ने डिमांड की थी, उसको सपोर्ट किया हिटलर एंड मुसोलिनी ने। आखिरकार ये स्ट्रगल ख़त्म होता है और जो फ्रैंको थे मतलब जिनको हिटलर और मुसोलिनी सपोर्ट कर रहे थे वो विक्टोरियस होते हैं इसमें। स्पेनिश सिविल वॉर इसीलिए कहा जाता है ड्रेस रिहर्सल ऑफ ग्रेटर ड्रामा टू बी प्लेड ऑन बिगर स्टेज। ड्रेस रिहर्सल ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि कौन से वॉर को ड्रेस रिहर्सल बोला जाता है, मतलब कि एक ड्रामा के शुरुआत होने का जो था ट्रेलर जैसा बोला जाता है वो स्पेनिश सिविल वॉर की वजह से था। मतलब जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने का रीज़न था उसमें से एक ये भी है कि हिटलर एंड मुसोलिनी ने बाकी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में जाके सोशलिस्ट और कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को ना सपोर्ट करते हुए फासिस्ट को सपोर्ट किया। दिस इंसिडेंट ब्रॉट जर्मनी एंड इटली क्लोज टू ईच अदर। अब जब मुसोलिनी कौन थे, इटली के रूलर, इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी और जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर। तो इस इंसिडेंट में जब दोनों साथ में आके स्पेन को सपोर्ट करते हैं तो वो उन दोनों के बीच में जो क्लोजनेस थी वो बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों की एक ही आइडियोलॉजी थी, उनके एक ही इंटेंशंस थे। क्योंकि इटली भले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश और रशिया फ्रांस की तरफ चला गया था, अलाइड पावर्स में चला गया था, लेकिन उसको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा था जिसका, और उनको भी जो टेरिटरीज़ ब्रिटेन फ्रांस ने प्रॉमिस की थी कि अगर आप हमको ज्वाइन करोगे तो हम आपको ये टेरिटरीज़ देंगे विक्ट्री होने के बाद, वो सब नहीं दिया जाता है। इसी वजह से मुसोलिनी भी वहाँ का इटली का डिक्टेटर बनता है और इटली की लॉस्ट ग्लोरी को वापस से पाने के लिए वो भी हिटलर की तरह ही वॉर करेंगे आगे, उनके भी कॉजेज़ दिखेंगे। तो इसी वजह से जब दोनों की सेम आइडियोलॉजीज़ थी तो दोनों में जो क्लोजनेस थी वो बढ़ जाती है। तो ये फोर्थ पॉइंट था कैप्चर ऑफ राइनलैंड। अब ऐसा था, राइनलैंड एक जर्मनी का टेरिटरी था जो कि डीमिलिट्राइज कर दिया गया था, मतलब वहाँ पे कोई भी मिलिट्री नहीं रहेगी, ऐसा वर्साई ट्रीटी में लिखा था। लेकिन जर्मनी ने इस ट्रीटी ऑफ वर्साई के क्लॉज को रिजेक्ट किया, लोकार्नो अग्रीमेंट की बातों को रिजेक्ट करते हुए राइनलैंड में फिर से मिलिट्राइजेशन शुरू किया, वहाँ पे अपने टेरिटरी में फिर से मिलिट्रीज इस्टेब्लिश की। हिटलर देन ऑक्यूपाइड दोज पार्ट्स ऑफ राइनलैंड विच हैड बीन डीमिलिट्राइज। हिटलर ने राइनलैंड के उन हिस्सों को भी ऑक्यूपाई किया जिसको डीमिलिट्राइज कर दिया गया था, जहाँ से मिलिट्री हटा दी गई थी, छीन लिया गया था जर्मनी से, उसको भी उसने वापस से कैप्चर किया और सब कुछ वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। ये पहला स्टेप था हिटलर का अग्रेसिव डिज़ाइन का, क्योंकि जर्मनी इसी के बाद से जब अपनी आर्मी इस्टेब्लिश करने लगा राइनलैंड पे, तो उसी से पता चलता है कि कैसे वो अपने वॉर प्रिपरेशन की तरफ अग्रेसिवली बढ़ रहा था। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बाकी के पार्ट टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। बाय बाय।